हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक का एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी हो या सभी एग्ज़ाम हो, इनके लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है। प्लीज़ बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बच्चों, हमने कार्य ऊर्जा शक्ति के सभी टॉपिक पढ़ चुके थे। कार्य भी हो गया था हमारा, ऊर्जा भी हो गया था और शक्ति भी हो गया था, और साथ साथ उनका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमने वो भी पढ़ लिए थे। अब बच्चों, अब हम दक्षता पढ़ते हैं जो हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति के तहत आते हैं। तो बच्चों, आज से हम पढ़ते हैं दक्षता। देखो बच्चों, दक्षता क्या होती है, हम बात करते हैं दक्षता। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। देखो बच्चों, दक्षता क्या होता है, इसमें बोला गया है कि किसी निकाय के निर्गत और निविष्ट के अनुपात को हम दक्षता कहते हैं। अर्थात दक्षता का जो फार्मूला होता है, दक्षता परसेंट बराबर आउटपुट बटे इनपुट गुना 100 होता है। बच्चों, आपको पता है कि निकाय क्या होता है, ये यहाँ पे दिया है निकाय। ये शब्द बहुत छोटा है, परंतु इसकी जो परिभाषा बहुत ही लंबी है, बहुत ही गहराई है। हम बात करते हैं निकाय। निकाय को हम सिस्टम भी कहते हैं। हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। निकाय को जिसे हम सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम सिस्टम भी कहते हैं, निकाय को। बच्चों, आज हमारे पृथ्वी में बहुत सारे मानव हैं। बोले तो पृथ्वी में आपको जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि हम बात करें पंखा है, मोबाइल है, ये सब क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। इसमें सिस्टम का हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम वो चीज़ होती है कि जिसमें हम इनपुट देने पर हमें आउटपुट के रूप में हमें कुछ कार्य मिलता है। इनपुट देने पर हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो इन दोनों का अनुपात को हम दक्षता कहते हैं। तो बच्चों, निकाय को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु हो या कोई भी मानव हो, जिसे हम क्या होता है, इनपुट के रूप में हम कुछ काम करते हैं और हमें आउटपुट के रूप में हमें कुछ कार्य मिलता है। तो इन दोनों का लेन देन जो होता है ना बच्चों, वो कहलाता है निकाय, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, एक मानव भी एक प्रकार का सिस्टम है, एक मोबाइल भी एक सिस्टम है, हमारा फ़ैन भी एक प्रकार का सिस्टम है। हम बात करते हैं मोबाइल, हम आजकल सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमें पता होता है कि हमने ये देखा कि बच्चों की हमने क्या हुआ, बहुत सस्ता मोबाइल ले लिया। बोले तो हमने करीबन 2000 का मोबाइल ले लिया, 2000 का मोबाइल लिया। परंतु क्या हुआ, हमने जब हमने 2000 रुपये का मोबाइल लिया, मान लो ये हमारा इनपुट है, जो हमने लिया है ना, वो हमारा इनपुट है। परंतु आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा, वो उसकी क्वालिटी देगा। बोले तो मोबाइल जो होता है, वो 2000 का मोबाइल, वो हमारे लंबे समय तक हमारे साथ है। उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसमें किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आ रही है, लंबे समय तक चल रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारा मोबाइल इतना सस्ता होने के बाद भी वो लंबे समय तक उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बरकरार है। तो हम कहेंगे वो मोबाइल की जो दक्षता है ना बच्चों, वो अच्छी है। बोले तो अच्छी क्वालिटी का है मोबाइल। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई साहब हमने सस्ता मोबाइल लिए थे, परंतु उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो डिस्प्ले भी कुछ ख़राब नहीं हुआ, और वो हमारे लंबे समय तक किसी प्रकार का उसमें बोले तो तोड़ फोड़ ब्रेक नहीं हुआ। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो हमारा मोबाइल है, वो उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक है। उसी प्रकार पंखा भी होता है। मान लो हमने एक पंखा लिए, जब क्या होता है, एक पंखा भी एक प्रकार का सिस्टम होता है। अब अब इसे हम दक्षता कैसे निकाल लें। मान लो हमारा एक पंखा है। पंखा को क्या हुआ, हमने कम वोल्टेज दिए इनपुट के रूप में। उन्होंने मुझे आउटपुट के रूप में उन्हें बहुत अधिक हवा फेंकता है। बोले तो वो बहुत अधिक हवा हमको देता है ठंडाई के रूप में। तो बच्चों, हम कहेंगे कि कम वोल्टेज में इतना अच्छा पंखा की जो हमारे अच्छा पंखा यानी कि अच्छी हवा दे रहा है, तो बच्चों हम कहेंगे कि उस पंखा की जो दक्षता है ना, एफिशिएंसी है ना, बहुत अधिक है। तो बच्चों, आप समझना कि जो दक्षता का जो फार्मूला क्या होता है, हम 10 से 100 करते हैं। दक्षता परसेंट बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है आउटपुट, जिसे हम ओ से करते हैं, और इनपुट को हम आई से करते हैं, इनपुट इंटू 100 इसे गुना करते हैं।
ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। बच्चों पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चों कि जब दक्षता बढ़ती है ना, जब क्या बोला बच्चों मैंने, जब आउटपुट हमको अधिक प्राप्त होता है किसी चीज़ का, तो पता है हमको दक्षता भी हमको अधिक मिलेगी। बच्चों यदि कोई मोबाइल ले लिए, वो हमारा साथ बहुत लंबे समय से है, उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आ रही है, वो हमारा उसका आउटपुट अच्छा है, तो हम यही कहेंगे ना कि भाई साहब मोबाइल का आउटपुट अच्छा है, वो लंबे समय तक चल रहा है, तो हम कहेंगे मोबाइल की जो एफिशिएंसी भी अधिक है। मान लिए। तो बच्चों हम कहेंगे कि जो दक्षता होती है ना, दक्षता जो होती है एक मिनट, दक्षता जो होती है वो आउटपुट बोले तो ओ के समानुपाती होता है। मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो उसकी दक्षता बढ़ेगी। ये क्या होता है, दक्षता आउटपुट क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आगे समझ बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं दक्षता समानुपाती बनापान इनपुट, ये हमारा आई से होता है इनपुट, यही दक्षता है। तो बच्चों मुझे पता है कि जब क्या होता है, मान लो हमने क्या मोबाइल लिए, परंतु क्या हुआ, मोबाइल लिए हमने उसको अधिक इनपुट दिए और वो उसका आउटपुट कम है, और जब आउटपुट कम है तो हमारी दक्षता कम होगी। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि जब इनपुट अधिक है तो उसका हमेशा आउटपुट क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों हमें पता होता है दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती उसका इनपुट होता है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना कि जब भी इनपुट बढ़ेगा तो दक्षता हमेशा कम होगी, यदि दक्षता बढ़ेगी तो हमेशा इनपुट कम होगा। ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है दक्षता और इनपुट, और दक्षता और आउटपुट क्या है, ये एक दोनों के समानुपाती है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। मान लो बच्चों हमारा एक पंखा है, ये हमारा क्या है, मान लो ये पंखा है। पंखा आपने देखे, पंखा स्टाफ का पंखा होता है, उसमें क्या होता है, पंखी लगी हुई होती है। ये उसका क्या, उसका टेबल हो गया। मान लो बच्चों कोई इलेक्ट्रिक मशीन है, मान लो हमारा पंखा है, कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है। शक्ति लेना का मतलब होता है भाई साहब, उसको हम क्या हो रहा है, 1 किलोवाट की शक्ति हम इनपुट के रूप में पंखा को दे रहे हैं और 1 HP शक्ति देता है। बोले तो जब पंखा 1 HP शक्ति दे रहा है तो मतलब ये क्या है, ये क्या हमारा आउटपुट है। तो हमको आउटपुट और इनपुट पता हो गया। तो अब इनने बोला क्या है, इस मशीन की दक्षता ज्ञात करो। आपको पता है दक्षता क्या होता है बच्चों, दक्षता परसेंट बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। तो आपको पता है कि जो पंखा था, पंखा को हमने वायर के माध्यम से हमने उसे 1 किलोवाट की शक्ति दी है। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट है ना, तो हम इसे क्या वाट में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वाट में चेंज करेंगे। तो इसमें हम पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो हम पता है यहाँ 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसको हम नीचे लिख देंगे क्योंकि हमने उसको 1000 वाट पंखा को दिए। परंतु उन्होंने हवा के रूप में उन्होंने मुझे 1 HP शक्ति दिया। 1 HP का अर्थ होता है 1 HP का अर्थ होता है हमारा 746 वाट, 746 वाट। तो हम यहाँ लिख देंगे ऊपर 746 वाट लिख दिए, इंटू 100 इसको 100 कर दो आप, इसको आप काट दीजिए। जब एक कटिंग हो जाएगी तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 74.6% आएगा। क्या, ये इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता। आगे समझ, हमें पता है कि HP जो होता है, HP जो है ए भी वाट में है और A भी वाट में है, तो दोनों की यूनिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो मुझे ये भी पता हो गया कि दक्षता का किसी प्रकार की यूनिट नहीं होती, ये भी फार्मूला आता है। आप समझ गए ना कि दक्षता की कोई प्रकार की यूनिट नहीं होती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब जो हमारा एफिशिएंसी है, जो हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति है, इसके हम कुछ नोट पढ़ लेते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाइएगा और नोट्स में सही तरीके से इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि
आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं हमारा नोट। इसका पहला फर्स्ट टॉपिक है, पहला पॉइंट क्या है कि ये बात कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में एक यूनिट भी कहते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, 1 किलो वाट घंटा जो होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर होता है, ये कह रहा है। या तो आप 1 किलोवाट बोल लो, 1 किलोवाट घंटा बोल लो, या तो आप एक यूनिट बोल लो, बात बराबर ही होगी। समझ गए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि जब विद्युत ऊर्जा के खर्चे को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ये कह रहा है बच्चों कि विद्युत ऊर्जा के खर्चे को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। बच्चों ये कह रहे हैं कि आपके घरों में मीटर होता है। मीटर में क्या होता है, मीटर का मेन उद्देश्य होता है बच्चों कि वो घर की रीडिंग लेता है कि आपके घर में कितनी यूनिट विद्युत खर्च है भाई, या तो आपके घर में कितनी किलोवाट घंटा एनर्जी या विद्युत खपत हुई। तो आपको पता है बच्चों, जो हमारे मीटर होता है ना, आप हमेशा याद रखना, मीटर का मेन उद्देश्य ये होता है बच्चों कि घरों में, आपके घरों में कितनी बिजली, कितने यूनिट खर्च भई है वो हमको बताता है। और उस यूनिट के माध्यम से क्या होता है बच्चों, हमारे घर में क्या आता है, बिजली बिल आता है। देखो बच्चों, हम क्या होता है हमारे घर में जितने यूनिट क्या करेंगे, खर्च करेंगे, उतना हमारा क्या आता है बच्चों, बिजली बिल आता है। बिजली बिल आता है बच्चों हमारा। जितना हम यूनिट खर्च करेंगे किलोवाट घंटा में, तो उतनी हमारी बिजली आती है। आगे समझ बच्चों, इसको हम और आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक बोले तो पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट भी होता है। बच्चों आप इसको पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा। इनमें बोला गया है कि नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला। मान लो बच्चों, आपके घर में मीटर लगा होता है ना, लगा होता है ना। यदि आपको आपको यूनिट निकालना होता है अपने घर में, तो आप क्या करोगे, तो इसका बेटा फार्मूला होता है कि उपकरण की संख्या। आप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, उपकरण की संख्या गुना उपकरण की शक्ति वाट में गुना वाट गुना दिन बटे 100, 1000। तो बच्चों आपको समझ रहे हैं। इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, इसमें बोला गया है कि जो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला जो होता है, हम आपको ये स्क्रीन में दिखा दे रहा है। इसका तात्पर्य होता है उपकरण की संख्या, कि आपके घर में कितने लाइट है और कितने पंखे हैं, कितनी फ्रिज है, कितने कूलर है, ये शो करता है, जिसे हम एन से शो करते हैं। बोले तो उपकरण की संख्या कितनी है। आपके घर में 4 लाइट है, या फ्रिज 5 है, या टीवी 2 है, तो हमें उनको दर्शाने के लिए हम उपकरण की संख्या को हम एन से शो करते हैं। यदि 10 है तो हमारा उपकरण की संख्या 10 आएगी। अब क्या होता है, जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं वो उपकरण की शक्ति वो कितनी वाट की है, वो कितनी वाट की है। जैसे हमारा पंखा 10 वाट का है, कूलर हमारा 10 वाट का है, 20 वाट का है, तो वो जितने वाट के होंगे ना, तो हम सबका कैलकुलेशन करके हम उसको वाट में उसे हम पीछे दर्शा देंगे। अब ये बात करते हैं घंटा, कि भाई साहब जो हमारी बिजली है वो हमारे घर में कितने घंटे जलती है, या 4 घंटे जलती है, या 12 घंटे जलती है, या 24 घंटे जलती है। घंटे को हम ऐसे शो करते हैं। फिर आता है दिन, कि आपके घर में कितने दिन तक बिजली चली, या 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 माह। ऐसा क्या आता है, 30 माह बोले तो 1 महीना है ना। तो दिन के लिए हम इसे 150 शो करते हैं, बटे 1000 से इसको भाग कर देते हैं। समझ गए मेरी बात। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा मीटर होता है ना, मीटर का मेन उद्देश्य होता है कि सबसे मेन उद्देश्य होता है कि घर की रीडिंग को वो यूनिट में कन्वर्ट करता है। अर्थात जो मीटर होता है ना बच्चों, मीटर के अंदर
मीटर के अंदर ये वाला जो फार्मूला जो स्क्रीन पे दिखा दे रहा है ये उसमें पहले से सेटअप होता है। जब सेटअप होता है ना तो क्या होता है, जो मीटर होता है वो ऑटोमेटिक ये फार्मूला उसमें सेट होता है और वो इस फार्मूला के माध्यम से वो यूनिट को वो अपनी स्क्रीन में बता दिया जाता है कि आपके घर में कितनी यूनिट खपत हुई। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जो मीटर होता है वो उसका मेन उद्देश्य होता है कि यूनिट को बताने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि आप हमारे घर में कितनी बिजली खपत भई है। अब उसका हम अपने स्वयं से उसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्रीन पे दिखता हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें बोला गया है कि 100 वाट के 5 बल्ब, मान लो बच्चों पी, समझ गए पी, ये पी हमारा 100 वाट के बल्ब। मुझे पता है कि जो बल्ब होते हैं वो वाट में होते हैं, तो उन्होंने बोला कि 100 वाट के बल्ब हैं। बोले तो ये 100 वाट का बल्ब है। 5 बल्ब, बोले तो जो बल्ब की संख्या कितनी है एन, वो कितनी है 5 है। 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे जलते हैं। बोले तो 10 घंटे को हम एच से शो करते हैं, एच से 10 घंटे जलते हैं। तो माह में कितने दिन होते हैं बच्चों, माह को हम डी से शो करते हैं। बोले तो माह में 30 दिन होते हैं। तो माह के अंत में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपये है। तो बच्चों इनने पूछा है कि घर में हमारे कुल विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, हमको वो ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या, हमारे घर में कितने यूनिट खर्चा हुई है पहले वो निकाल लेंगे। जब हम यूनिट निकाल लेंगे तो उसमें क्या, उसमें यूनिट का मूल्य से गुना कर देंगे तो हमारा क्या कुल खर्चा आ जाएगा। तो पहले हम क्या बच्चों, पहले हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ यूनिट। तो इसका फार्मूला आपको पता है कितना है, आपको पता है एच इंटू पी इंटू एच इंटू डी। तो बताइए कि नंबर कितने हैं हमारे, बल्ब की संख्या कितनी है, बल्ब की संख्या हमारी 5 है, ये 5 लिख दिए। अब बात करते हैं हमारे, और जो बल्ब है वो कितने वाट के हैं, बोले तो पी, तो पी को हम यहाँ 100 करेंगे तो 100 वाट के बल्ब हैं गुना वो कितने घंटे चलते हैं, एच के मतलब घंटे होते हैं, तो वो 10 घंटे चल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि वो कितने दिन चलते हैं, वो 30 दिन चलते हैं। और बच्चों इन सबको गुना कर लो और हर में 1000 का भाग दे दो। तो क्या होता है, इससे हमारा कितना आएगा, हमारा जो यूनिट का मान आएगा वो इसे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो कितना आ गया बच्चों, 5 3 15। तो 15 क्या है बच्चों, हमारी 15 क्या है, इसको हम यहाँ शो करते हैं 15। अब ये क्या, ये हमारी क्या है यूनिट, मान लो ये यूनिट है वो कितनी आई है, मान लो 15, बोले तो 150 यूनिट आई हुई है। अब मुझे ये पता है कि एक यूनिट का खर्चा जो है वो 2 रुपये है, 2 रुपये है। तो हमें रुपये ज्ञात करना है, कुल खर्चा ज्ञात करना है। तो हमने कितने यूनिट खर्चा किए, 150 यूनिट। तो आप क्या, इनका आप 3 गुना कर लोगे तो हमारी कितनी आएगी, करीबन 300 रुपये आएगा। 300 रुपये क्या, हमारा महीने का कुल बिजली बिल आ जाएगा। तो बच्चों आपको समझ आया होगा। पहले आप क्या, हमें पता होता है कि हमें कुल ऊर्जा निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट निकालना होता है। और फिर नंबर ऑफ यूनिट निकालने के बाद उसमें हम मूल्य का गुना करते हैं। जब मूल्य का गुना करते हैं ना तो क्या होता है, हमारा टोटल बिजली बिल आ जाता है कि हमारे घर में एक महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हुई। तो ये बिजली बिल हमारा 300 रुपये आ जाता है। बच्चों यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि और दूसरे बच्चों और भी अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चों और हमारा अलगा स्क्रीन है, अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारे बेसिक नॉलेज भी है पहली बात तो, और हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसमें और अच्छे और कंटेंट आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है
कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का 3% योगदान है। बच्चों क्या है कि भारत में बहुत सारी एनर्जी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, चाहे वो भूतापीय ऊर्जा हो या सूर्य ऊर्जा हो, परंतु उसका 3% भाग जो होता है, 3% ही भाग से हम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करते हैं। पता है नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है बच्चों? हमें पता होता है कि रिएक्टर होता है। रिएक्टर में क्या होता है, हम नाइट्रोजन की बमबारी करते हैं रिएक्टर में। जब नाइट्रोजन की बमबारी करते हैं तो क्या होता है, जब नाइट्रोजन की बमबारी करते हैं तो नाइट्रोजन आसपास बिखर जाते हैं और एक ज्वाला के रूप में हमें एनर्जी रिलीज करते हैं। जब एनर्जी को रिलीज करते हैं तो हम वो गर्माहट को हम पानी बोले तो एक बहुत बड़ा क्या होता है बोले तो बर्तन यंत्र होता है, उसमें पानी में जो एनर्जी रिलीज हुई है ऊर्जा आग के रूप में पानी में उसको सप्लाई करते हैं, जिससे पानी गर्म होता है और गर्म होकर पानी वेपर में चेंज होता है और उस वेपर को हम टरबाइन में चेंज करके हम विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये होता है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। फिर हम बात करते हैं बच्चों, हमारा स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट है कि जो प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। सही बात होता है बच्चों, ये आज हमारा प्रकाश है और प्रकाश में ये सूर्य से आ रहा है। जब सूर्य की किरण जब प्रकाश किरण जब पेड़ पौधे की पत्ती में जाती है तो क्या होती है, पत्तियों में रिएक्शन होती है, केमिकल बोले तो रासायनिक क्रिया होती है और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को हम अपने फूड के रूप में उसे हम खाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, पत्ती में जाकर वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। फिर हम अगला पढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कि बच्चों की बोलने पर पेशी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। बच्चों पहले हम बात करते हैं मसल को हम पेशी ऊर्जा कहते हैं। बच्चों क्या होता है, आज हमारा एक शरीर है, मान लो क्या होता है, हमारा एक प्रकार का शरीर है। थोड़ा हम इसको और अच्छा बताते हैं। मान लो हमारा क्या है, ये शरीर है, ये हमारा शरीर है, ये पूरा शरीर है, ये इसकी लेग हो गई, ये इसके हाथ हो गए, ये इसके हाथ हो गए। बच्चों आपको मैं कहता हूँ कि हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से क्या होता है, भोजन पचता है। पचने के बाद पता है आपको, जो ऊर्जा होती है ना, हमारा भोजन हमने खाया, भोजन के रूप में खाने के बाद वो ऊर्जा में चेंज होता है। जब ऊर्जा में चेंज होता है ना बच्चों, तो हमारे शरीर के सभी भागों में मसल्स बोले तो पेशी से हमारी हड्डी चिपकी हुई होती है। पेशी से हमारी जो हड्डी होती है वो चिपकी होती है और हमें ये भी पता होता है कि हमारी मसल में क्या होता है, हमारी मसल बहुत गद्दी नुमा होती है और उसमें जो भोजन पचा हुआ है और जो एनर्जी में चेंज हुआ है और जो हमारी ऊर्जा होती है वो मसल में क्या होता है, गद्दी-नुमा भाग में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। कहाँ होती है बच्चों, स्टोर, गद्दी-नुमा भाग जिसे हम मसल कहते हैं। और मसल में एनर्जी बोले तो ऊर्जा स्टोर हो जाती है और वही ऊर्जा जो होती है हमें कार्य कराने के लिए हमें तत्पर कराती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है। तो बच्चों इसका सही आंसर आएगा हमारा मसल को हम पेशियाँ कहते हैं। आज हमारा शरीर पता है, आज पूरे शरीर में पूरी स्किन से भरा पूरा हमारी बॉडी जो बाहरी आवरण है, इसमें पूरी स्किन है। स्किन को ही हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। पेशी है और पेशी में क्या होता है, पेशी ऊर्जा भरी होती है जो कि भोजन से हमको मिली हुई है। तो बच्चों हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि बोलने पर पेशी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो बच्चों जब हम वार्तालाप करते हैं, पता है हम वार्तालाप क्यों करते हैं? भाई साहब हमारे में कुछ एनर्जी रही होगी, हम पता है जब एनर्जी रही होगी तब तो हम बोलते हैं, तब तो हम कुछ बोलते हैं। यदि हम खाना यदि 1 साल नहीं खाएंगे ना तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों पता है हम इस एनर्जी के कारण हम सब काम करते हैं, हम बोलते भी हैं, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं। ये सब क्या होता है, ये सब एनर्जी के कारण होता है। तो बच्चों ये कह रहा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में पेशी ऊर्जा जो होती है वो एक प्रकार के ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। बच्चों आपने पढ़े हैं ना ऊर्जा संरक्षण का नियम बच्चों ये कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उसे हम बना सकते हैं, बल्कि उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी वही बोल रहा है
कि बच्चों जो पेशी में जो ऊर्जा समाहित है, जो बोलने पर क्या होते हैं, बोलने में वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हम ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, हमारा कुछ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट, जो भी पॉइंट हो। चलने पर पेशी ऊर्जा गति ऊर्जा में चेंज हो जाती है। पता है बच्चों, आज हमारे पैर है, पैर में स्किन है, और स्किन को ही हम मसल कहते हैं। और पता है ये मसल कैसी होती है, गद्दी नुमा होती है। इस गद्दी नुमा में क्या होता है, गद्दी नुमा में क्या होता है, एनर्जी बोले तो ऊर्जा समाहित होती है। जब हम चलेंगे तो क्या होता है, जो हमारी पेशी ऊर्जा होती है ना, वो चलने की दिशा में बोले तो वो गति ऊर्जा में हमारी ऊर्जा चेंज हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेशी ऊर्जा चलने में गति ऊर्जा में चेंज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, हमारा पॉइंट अगला पॉइंट है कि भार उठाने में पेशी ऊर्जा पिंड की स्थितिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। बच्चों, यदि हम भार उठाते हैं, आप बताओ हम भार किससे उठाते हैं? भार हम अपने हाथों से उठाते हैं। हमारे हाथों में स्किन है, स्किन को हम मसल कहते हैं। वो मसल में क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यही ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा किसी भार को उठाती है। तो जो ऊर्जा होती है ना बच्चों, ये भार में चेंज हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो पिंड है, पिंड की स्थिति ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। कौन सी? ये हमारी पेशी ऊर्जा। फिर हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि ऊपर उड़ते हुए हथौड़े में गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा होती है ना बच्चों। आप हमेशा याद रखना कि हमें पता होती है कि स्थितिक ऊर्जा क्या होती है। हमें पता होता है स्थितिक ऊर्जा का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा mgh होता है। ये क्या हमारा स्थितिक ऊर्जा, जिसे हम पी से शो करते हैं, पीई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो बच्चों ये कह रहा है कि ऊपर उड़ते हुए हथौड़ों में गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा अधिक होती है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना कि हथौड़े की ऊंचाई जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तो उसमें उतना ही अधिक क्या होगा, उसमें स्थितिक ऊर्जा समाहित होगी। जब स्थितिक ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, गति ऊर्जा कम होगी। समझ गए मेरी बात? फिर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कि भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है बच्चों? सुजलान है बच्चों। ये हमारा पिछली बार ग्रुप डी में आया था कि क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सी कंपनी है जो पवन ऊर्जा का निर्माण करती है। तो हमारा सही आंसर था सुजलान था। फिर हम बात करते हैं, हमारे अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय वन बिजली निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1975 में। और राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना 1981 में हुई थी। बच्चों हम अगला स्क्रीन पर जाते हुए, आज के लिए इतने ही। हाँ, और अगला और अच्छा, शायद सॉरी कुछ भूल गए थे। हाँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है बच्चों? सुजलान। ये तो हमने पढ़ लिए थे। हमारा कहाँ तक हो गया था, हमारे यहाँ तक हो गया था। तो बच्चों हम पढ़ते हैं कि पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। अगला पॉइंट है कि पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन ऊर्जा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पता है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कुछ पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा क्या होती है? बच्चों कि पवन ऊर्जा की हम बोल सकते हैं कि पवन बोले तो हवा। जब हवा से जब हमको कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पता है पवन ऊर्जा का यूज कहाँ करते हैं? बड़े बड़े टरबाइन में यूज करते हैं। हमें पता है कि टरबाइन में क्या होती है, पंखुड़ी लगी होती है। जब पंखुड़ी में क्या होता है, मान लो ये हमारा टरबाइन है, इसमें पंखी लगी हुई है और इसमें क्या है, एक प्रकार की हवा आ रही है, ये हवा आती है। जब क्या होता है, जब ये हवा, ये इसका डायग्राम है, ये हवा, ये हमारा क्या है, ये डायनामो है जिसे हम डी से शो कर रहे हैं, डी से शो करते हैं। ये हमारा टरबाइन है और ये हमारी क्या है, पवन है। ये हमारी पवन है। तो मान लो क्या होता है बच्चों, पहाड़ी इलाकों में हमें पता होता है कि जो टरबाइन होते हैं ना, वो पहाड़ी इलाके में
अधिक लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाके में बहुत अधिक हवा रहती है। और जब क्या होता है, जब पहाड़ी इलाके में जब हवा बहुत अधिक रहती है, जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब टरबाइन की पंखुड़ी में टकराती है तो उससे पता है क्या होता है, पंखुड़ी के घूमने से हमारा शाफ्ट घूमेगा। और जब शाफ्ट घूमता है तो हमारा जो डायनामो को शाफ्ट होता है वो भी घूमता है। जब डायनामो को शाफ्ट जब घूमता है बार बार स्पीड से, तो इससे क्या होता है बच्चों, हमारी बिजली हम उत्पन्न कर सकते हैं। क्या? बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और यही बिजली से क्या होता है, हम लाइट बोले तो हमारे घर में लाइट हम प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा की जो वेग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यदि जिस स्थान पर जिस पहाड़ी इलाका में यदि हवा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थान पर टरबाइन लगाना बोले तो पवन ऊर्जा प्राप्त करना बहुत आसान होता है। अगर समझ तो हमने ये पढ़े हैं कि भाई साहब कि पवन ऊर्जा बोले तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा का वेग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर रफ्तार से हवा बहना चाहिए, तब हम उस स्थान पर पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम टरबाइन लगा सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में गैर पारस्परिक ऊर्जा संयंत्र विभाग की स्थापना 1982 में हुई थी। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हमारा रतनजोत और करंज तेल। फिर हम बात करते हैं कि ओटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओ से बनता है ओकियन, टी से बनता है थर्मल, और ई से बनता है एनर्जी, और सी से बनता है हमारा कॉपरेशन। फिर हम बात करते हैं कि भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग न्यूजीलैंड और अमेरिका में होता है। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत परिणाम 4 से 7 बटे वर्ग मीटर है। बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सेंड कीजिएगा। और यदि इसमें कुछ मिस्टेक लगती है या कुछ मिस प्रिंट हो गया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उसका सुधार करके हम अच्छा से अच्छा बेहतरीन वीडियो बना सके। आपको देखने के लिए थैंक यू, यू आर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।